वेलकम टू ईच एफ अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है नेट एनवायरमेंटल साइंस के लिए। कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको कोर्स में पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए उसका सिलेबस प्रॉपरली पता होना चाहिए। यह है नेट एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस और इसमें है टोटल 10 यूनिट। तो पहला यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, सेकेंड यूनिट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, थर्ड यूनिट एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फोर्थ यूनिट एनवायरमेंटल जियो साइंसेस, फिफ्थ यूनिट एनर्जी एंड एनवायरमेंट, सिक्स्थ यूनिट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, सेवंथ यूनिट सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट, एट यूनिट एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, ninth unit statistical approaches and modeling in environmental science, and 10th unit is temporary environmental issues. अब इस कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ाई जाएंगी। फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इसके लिए गिलबर्ट एंड मास्टर्स की बुक, इसे कवर किया जाएगा। सेकेंड यूनिट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके लिए AKD अनिल कुमार डी की बुक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देन यूनिट थर्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए PD शर्मा की इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। फोर्थ यूनिट एनवायरमेंटल जियो साइंसेस, इसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्रा सिंह। फिफ्थ यूनिट एनर्जी एंड एनवायरमेंट, इसके लिए बुक बाय VK आहलूवालिया। देन यूनिट 6 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, इसके लिए SM खोपकर की बुक पढ़ाई जाएगी। यूनिट 7 सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी कवर हो जाता है आपका गिलबर्ट एंड मास्टर्स की बुक्स में ही। यूनिट 8 है एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, तो ये है बेसिकली EIA, इसके लिए EIA नोटिफिकेशन है 2006, उसमें से कवर करेंगे। यूनिट 9 है स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, इसके लिए SP गुप्ता की बुक, इससे कवर किया जाएगा। देन यूनिट 10 जो कि है कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज, इसमें आ जाते हैं करंट अफेयर्स। जो कंप्लीट आपका एक साल का करंट अफेयर है एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि तो कोई भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मिशंस कम अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें। पहला है नेशनल सोलर मिशन, वाटर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज 4। तो इसमें कौन नहीं है? दिस वन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये पार्ट नहीं है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये क्वेश्चन आया था आपका प्रीवियस ईयर में। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें गैसेस दी हैं CO2, मीथेन, SF6, CF11 एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर है आंसर 2। तो इसमें हम देखें, सबसे पहले है CO2, इसका सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है और इसी को हम स्टैंडर्ड की तरह लेते भी हैं। दूसरा है B जो कि है मीथेन, तो ये 25 टाइम्स ज्यादा मोर पोटेंट है देन CO2। फिर E यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये थर्ड नंबर पे। फिर है D यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, वो है SF6 का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाता है आंसर 2, दिस वन, दिस इज द ऑर्डर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी, आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। ठीक है, इसमें कॉन्टिनेंट्स दिया है अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। किसमें सबसे ज्यादा, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा CO2 इमिट करता है? आंसर है इसका ऑप्शन 2, BDCA, बी यानी कि सबसे ज्यादा एशिया, यहाँ से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। इनफैक्ट चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चाइना नंबर 1 पे है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में। दूसरे नंबर पे कौन आता है? USA। और तीसरा नंबर जो है इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में। तो एशिया जो है, एशिया, इसमें पूरा एक कॉन्टिनेंट पूछा है कि सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट से इमिशन हो रहा है, तो एशिया है। दूसरे नंबर पे क्या है? D, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जिसमें कि USA से बहुत ज्यादा इमिशन होता है। देन तीसरे नंबर पे है C यानी कि यूरोपियन कंट्रीज करती हैं। और फिर फोर्थ नंबर पे है A, अफ्रीका। तो अफ्रीकन जो कंट्रीज है वो ज्यादा डेवलप्ड है नहीं, तो
जितना ज़्यादा डेवलपमेंट है उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिससे कि CO2 इमिशन होता है। तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द ऑर्डर। तो हम देख लेते हैं इसमें, देखो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, चाइना से हो रहा है। 11.58 बिलियन टन्स का इमिशन है। फिर है यूनाइटेड स्टेट्स जो कि 5.83 बिलियन टन्स। फिर इंडिया है थर्ड पोजीशन पे, तो ये आपको याद रखना कि इंडिया की पोजीशन क्या है, 3.24 बिलियन टन्स। फिर आ जाते हैं रशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, जापान, ईरान, जर्मनी, कनाडा। ग्लोबल एवरेज कितना है, 0.25 बिलियन टन्स। तो देखो ग्लोबल एवरेज इज ओनली 0.25 बिलियन टन्स, और चाइना का इमिशन आप देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स, इवन इंडिया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमिशंस हो रहे हैं, कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा इमिट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। अब ये UNFCCC बना कब था, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1972 में हुई थी स्टॉकहोम समिट, सबसे पहले जहाँ पे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की बात करी गई थी। तो 1972 में ही, उसके 20 साल के बाद होता है रियो समिट 1992। अब इस रियो समिट में ही बनता है UNFCCC। देखो रियो समिट में 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस आ जाती हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज UNFCCC, और उसके अलावा कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि अभी जो सॉइल की क्वालिटी भी खराब होते जा रही है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए डेजर्ट्स एक्सपेंड हो रहे हैं। तो ये 3 कन्वेंशंस आई थी, कब आई थी, ये आया था रियो समिट 1992 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। देन नेक्स्ट इज द ग्लोबल इमिशन ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर मैक्सिमम। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा है कि नेचुरल सोर्सेस से सबसे ज्यादा किसका इमिशन होता है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स नहीं पूछा है इसमें। 4 ऑप्शन दिए हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचुरल सोर्सेस से सबसे ज्यादा जो इमिट होती है गैस, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना शेयर है ग्लोबल वार्मिंग करने में, लगभग 80%। फिर आ जाती है मीथेन 11%, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड 6%, फिर बाकी के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, NF3, ये सब 3% के अराउंड है। बिकॉज CO2 का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में, इसलिए CO2 इमिशन को ही लिमिट करने पे ज्यादा फोकस किया जाता है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज मोर डेंजरस, UVA, B या फिर C। तो आंसर इज UVC। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ कितनी होती है। तो अगर हम वेवलेंथ देखें UVABC की, UVC का वेवलेंथ होता है 200 से लेकर 280 नैनोमीटर। फिर UVB का है 280 से लेकर 320 नैनोमीटर। और फिर UVA का है 320 से लेकर 400 नैनोमीटर। जितना कम वेवलेंथ होगा वो उतनी ही ज़्यादा डेंजरस होगी, क्योंकि कम वेवलेंथ का मतलब कि फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत हाई होगी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि ज़्यादा डैमेज करने की उसकी कैपेसिटी होती है। तो दैट्स वाई UVC जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है NMSHE, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो NMSHE का फुल फॉर्म क्या है, इट इज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। ऑप्शन 2, दिस इज द आंसर। अब ये जो हमारे नेशनल मिशन है NAPCCC, नेशनल नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में लॉन्च हुए थे, उसी का पार्ट है। तो उससे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसमें टेम्परेचर किसका बढ़ता है, ट्रोपोस्फेयर का, आइनोस्फेयर का, मेसोस्फेयर का या फिर स्ट्रेटोस्फेयर का। तो इसमें किसका बढ़ेगा, ट्रोपोस्फेयर का, जो कि सबसे नीचे की लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो ये तो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो हम यही टॉपिक आज कवर करते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो आज मैं जो टॉपिक कवर करूंगी उसमें आ जाएगा क्लाइमेट चेंज, रेडिएटिव फोर्सिंग, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो। तो बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको बताना चाहूंगी नेट एनवायरमेंटल साइंस कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं।
तो सबसे पहले तो आपको पूरा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको अलग अलग बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीटली कवर किए जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इनफैक्ट नेट पेपर 1 में भी एनवायरमेंटल साइंस के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो गए, तो नेट पेपर 1 में भी ये आपको हेल्प करेगा। क्लासेस आपकी एजेफ एकेडमी ऐप पे कंडक्ट करी जाएंगी। बाई वीकली टेस्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट होंगी, एंड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब सॉल्व होंगे, ताकि बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन उसके बाद होगा टेस्ट सीरीज। तो आज हम कवर करेंगे क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए हमें क्या समझना है? सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए हम देखते हैं ग्लोबल टेम्परेचर मॉडल। सो दिस इज सन, और सन से सोलर रेडिएशन पहुंचती है अर्थ पे। तो सन का जो सोलर रेडिएशन है इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, और इसमें अलग अलग तरीके के रेडिएशंस इंक्लूड होती हैं। दिस इज अवर सन एंड दिस इज द अर्थ। सन से जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे पहुंचता है उसमें होता है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, जिसमें कि नियर अल्ट्रावायलेट, फार अल्ट्रावायलेट दोनों है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड एंड नियर इंफ्रारेड, देन है रेडियो वेव्स। तो सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अप्रोक्स 1 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। तो दैट्स वाई ये इतनी ज्यादा हार्मफुल रेज इमिट करता है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। अब ये सोलर रेडिएशन जब अर्थ तक पहुंचती है तो अर्थ का भी टेम्परेचर बढ़ता है, और जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर देती है। अर्थ का भी टेम्परेचर बढ़ता है सोलर एनर्जी से, और फिर अर्थ से भी रेडिएशंस इमिट होती है। अब बिकॉज अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो सिर्फ है 15 डिग्री सेल्सियस का एवरेज है, तो दैट्स वाई इतना कम टेम्परेचर है, इसीलिए अर्थ से जो रेडिएशंस इमिट होती है वो होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो दिस फार इंफ्रारेड एंड नियर इंफ्रारेड। बाकी की जो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सब इमिट नहीं होती है अर्थ से, क्योंकि ये जो रेज है ये तभी इमिट होंगी जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अर्थ से इमिट होती है इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन बाहर निकल रही है, इन्हीं रेडिएशंस को हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस भेज देते हैं अर्थ पे, जिसकी वजह से कि टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। तो यही इस मॉडल में भी बताया गया है, ग्लोबल टेम्परेचर मॉडल में। तो स्टीफन बोल्ट्जमान की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जो एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, जो एनर्जी सन से आ रही है, मतलब कि जो जो सोलर एनर्जी सन से पहुंच रही है अर्थ तक, ठीक है, सपोज दैट इज द 100% जो एनर्जी पहुंच रही है अर्थ तक, अगर वो इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड बैक बाय अर्थ, वो इक्वल है किसके? जो एनर्जी अब अर्थ जब गर्म होके वापस एनर्जी को स्पेस में भेज रही है, जो कि इंफ्रारेड एनर्जी है। तो अगर जितनी एनर्जी सोलर रेडिएशन से पहुंचती है अर्थ पे, अगर उसका 100% एनर्जी बाहर भेज देती है अर्थ, तो फिर हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? -19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन हमारा एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि 15 डिग्री सेल्सियस हमारा है अभी, लेकिन अगर 100% एनर्जी को अर्थ अगर बाहर भेज देती तो हमारा टेम्परेचर कितना होता है? एवरेज टेम्परेचर -19, यानी कि जो 15 डिग्री सेल्सियस है वो -19 से 34 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो ये जो हाई टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर किस वजह से है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, क्योंकि जो एनर्जी बाहर जा रही है इंफ्रारेड के फॉर्म में, उसे जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो सब उसको एब्जॉर्ब करके वापस भेज देते हैं अर्थ पे, जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है, वो 15 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक सही टेम्परेचर मेंटेन रहे अर्थ पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे CO2, मेथेन, इन सब ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन अभी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, वेहिकुलर एक्टिविटीज, इन सब की वजह से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वापस भेज रहे हैं अर्थ पे, जिसकी वजह से कि टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया है। तो अभी IPCC की जो लास्ट रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 1.15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है अर्थ का। तो एवरेज टेम्परेचर अगर हम देखें रियलिटी में, तो नाउ इट इज नॉट 15 डिग्री सेल्सियस, अभी ये 16 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो चुका है। तो दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है?
जिसकी वजह से हो रहा है क्लाइमेट चेंज। तो हम देखते हैं कि ये जो सोलर एनर्जी है जो कि अर्थ पे पहुंच रही है, इसमें कौन कौन सी रेडिएशंस है। इसमें है गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। तो अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी कम वेवलेंथ होगी, लेस वेवलेंथ का मतलब कि वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल है। गामा रेस की वेवलेंथ आप देख सकते हो 0.0001 एनम मतलब नैनोमीटर। तो 0.0001 नैनोमीटर से लेके 0.01 नैनोमीटर तक है। इट मीन्स कि बहुत ही कम वेवलेंथ है। तो गामा रेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है एक्स रेस। इसकी वेवलेंथ कितनी है, 0.01 एनम से लेके 10 एनम तक का, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ है 10 एनम से लेके, फिर यहाँ पे आप देखिए विजिबल लाइट स्टार्ट होती है 400 एनम तक। तो तो अल्ट्रावायलेट 10 एनम से लेके 400 एनम तक का वेवलेंथ है, तो दे आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल। फिर आता है विजिबल लाइट 400 से 700 एनम तक। तो विजिबल लाइट को हम विजिबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितनी भी लाइट्स हैं उनमें से सिर्फ विजिबल लाइट को ही हम देख सकते हैं, बाकी लाइट्स को हम नहीं देख सकते। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट होता है 400 एनम से लेके 700 एनम तक की इसकी वेवलेंथ होती है। फिर इसके बाद आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इन इंफ्रारेड रेडिएशन को ही अर्थ बाहर भेजती है। तो इसका कितना है, 1000 एनम से लेके 0.01 सेंटीमीटर तक। अब देखो ये सेंटीमीटर में आ चुका है। इट मीन्स कि इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा है। तो दैट्स वाई ये हार्मलेस होता है। विजिबल लाइट की भी ज्यादा है 400 से 700 एनम, तो ये भी ज्यादा है, इसलिए ये भी हमारे लिए हार्मलेस है। लेकिन ये जो लेस वेवलेंथ वाली रेडिएशन है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है क्योंकि इनका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है। फिर इंफ्रारेड के बाद आ जाएगा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव में भी अलग अलग तरीके की रेडिएशंस होती है, रडार, टीवी, एफएम, एएम, ये सब। देखो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं वेवलेंथ को लेके, जैसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, गामा रे। तो इट इज वेरी इजी कि इनमें इनको आप बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन चारों में, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और गामा रेस, इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो इसमें हम देखते हैं माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, देखो 10 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक का, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, गामा रेस। गामा रेस का सबसे कम वेवलेंथ है। फिर किसका है इसके बाद, इन ऑप्शंस में से यूवी रेडिएशन का, देखो अल्ट्रावायलेट ये आ जाता है दूसरे नंबर पे, गामा रेज है पहले नंबर पे। फिर इंफ्रारेड इन्होंने पूछा है, तो इंफ्रारेड आ जाता है, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर आ जाती है माइक्रोवेव, ये आ जाएगी फोर्थ नंबर पे। तो इन्होंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ यहाँ पे, तो यही डिक्रीजिंग ऑर्डर आ चुका है। सबसे ज्यादा किसका है, माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का, अल्ट्रावायलेट का और गामा रेज। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि आउटगोइंग रेडिएशन है, जो कि अर्थ से बाहर जाती है। कौन सी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। इसी को ग्रीन हाउस गैसेस कैप्चर करके वापस भेज देती है अर्थ पे, और इसी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो आंसर इज इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसमें हम देख सकते हैं, देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यह सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ पे पहुंचती है, और अर्थ पे जब ये पहुंचती है उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अर्थ बाहर भेजता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर जाती है अर्थ से। इसी इंफ्रारेड रेडिएशन को अब जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है वो कैप्चर करके वापस भेज देती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और भी कुछ क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इन सब में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है। तो अब देखो गामा रेज का रेडिएशन का वेवलेंथ सबसे कम है यहाँ पे, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और फिर आता है एक्स रेज, देन है माइक्रोवेव्स, और देन है रेडियो वेव। तो इट मीन्स कि सबसे ज्यादा किसका है, रेडियो वेव्स का। तो आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव द स्मॉलर वेवलेंथ। देखो अब पूछा है कि सबसे कम किसका है इनमें से, एक्स रेज, फिर दूसरा ऑप्शन है गामा रेज, तीसरा ऑप्शन है यूवी रेज, दिस इज यूवी, और चौथा ऑप्शन है माइक्रोवेव्स। तो सबसे कम किसका है, गामा रेज का, देखो। तो आंसर हो जाएगा गामा रेज। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का क्या स्टेटस है, किस तरीके से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। तो जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलो कार्बन, ब्लैक कार्बन या सूट पार्टिकल्स। अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी आप देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 76% कॉज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेथेन है 16%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, बाकी फ्लोरिनेटेड जो गैसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। देखो अब अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना बढ़ा है। 1958 में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो था 315 ppm। व्हाट इज ppm? पार्ट्स पर मिलियन। तब इसकी ग्रोथ रेट काफी कम थी, 1 ppm पर ईयर। तो हर साल 1 ppm CO2 बढ़ रहा था उस वक्त। फिर 2006 में ये बढ़ के कितना हो गया, 380 ppm। और फिर ग्रोथ रेट भी इसकी बढ़ गई 2 ppm पर ईयर। 2020 में ये हो गया 410 ppm और ग्रोथ रेट 2.5 ppm पर ईयर। 2025 में अगर अभी हम देखें तो 427.09 ppm हो चुका है। तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? पहला तो है फॉसिल फ्यूल कंबशन। तो हम कोई भी फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोल हो, पेट्रोल है, डीजल है, नेचुरल गैस है, किसी को भी हम बर्न करेंगे सब में कार्बन प्रेजेंट होती है। और किसी को हम बर्न करते हैं तो बर्न करने का मतलब क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होना। यानी कि अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल में जो कार्बन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और क्या बनेगा उससे, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को जब भी हम जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो फॉसिल फ्यूल कंबशन बहुत बड़ा रीजन है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है वो सब रिस्पॉन्सिबल है CO2 इमिशन के लिए। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी जैसे सोडा ऐश प्रोडक्शन होता है Na2CO3, प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से कि CO2 इमिट होती है। देन सीमेंट प्रोडक्शन। देखो सीमेंट प्रोडक्शन, जितना भी CO2 इमिशन है, जितना भी ग्लोबल CO2 इमिशन है उसका 5% सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री से ही इमिट होता है। इसका मतलब कि सीमेंट प्रोडक्शन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स है CO2 के इमिशन का। तो इसीलिए अभी जितने भी क्लाइमेट समिट हो रहे हैं, इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं, उसमें सीमेंट प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको भी मॉडिफाई करने पर भी फोकस हो रहा है, ताकि सीमेंट इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है उसको हम रोक सके। अब इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है, तो आपको करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है जो कि एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो डीकार्बोनाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, तो जो हमारे सीमेंट इंडस्ट्री है उसको डीकार्बोनाइजेशन मतलब उसमें से जो कार्बन का इमिशन है, CO2 का इमिशन है, उसको रिड्यूस करने की बात करी जा रही है। देखो अभी क्यों नीड है डिकार्बोनाइजेशन करने की। सबसे पहले तो जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज से जो CO2 इमिशन होता है उसमें ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इमिटर है। सबसे ज्यादा तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं उसमें से सबसे ज्यादा CO2 इमिशन होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और दूसरे नंबर पे जो सेकंड लार्जेस्ट होता है वो होता है सीमेंट इंडस्ट्री से। तो ये कंट्रीब्यूट करता है 7% ऑफ टोटल CO2 इमिशन, जितना भी हो रहा है उसका 7%, 5 to 7% तक का ये इमिट करता है। इसके अलावा अभी नेट जीरो का जो गोल अचीव करना है, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो नेट जीरो अचीव करना चाहती है। नेट जीरो का मतलब ये है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें से जो CO2 इमिट हो रहा है, अगर 100 किलोग्राम CO2 इमिट हो रहा है तो उस 100 किलोग्राम को हम वापस सीक्वेस्टर कर सके, ताकि वो 100 किलोग्राम एटमॉस्फेयर में ना रहे। उसी को हम क्या कहते हैं, नेट जीरो। मतलब कि नेट इमिशन CO2 का होना चाहिए 0। तो ये किस तरीके से होता है, अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ प्लांटेशन इज नॉट सफिशिएंट। अगर किसी भी इंडस्ट्री से CO2 बाहर जा रही है तो उसको वहीं पे कैप्चर करने की जरूरत है। उसके लिए क्या होता है, CCS, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इसे कहा जाता है। कि जो आउटगोइंग जो गैसेस है उसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहीं पे कैप्चर कर लिया जाए। तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वो CO2 नहीं जाएगा और हमें नेट जीरो अचीव करने में इजी रहेगा। तो अब नेट जीरो अगर हमें अचीव करना है तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जहां से कि CO2 का बहुत ज्यादा इमिशन हो रहा है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसमें से CO2 इमिशन को भी कम करना पड़ेगा। तो जो ग्लोबल टारगेट है नेट जीरो का अचीव करने का वो है 2050 तक। लेकिन इंडिया का टारगेट कितना है, 2070 तक। तो इंडिया ने कहा है कि हम 2070 तक नेट जीरो को अचीव करेंगे। जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती कैसे है इसे भी समझना जरूरी है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में पायरो प्रोसेसिंग होता है। तो पायरो प्रोसेसिंग क्या है, ये दिस वन,
ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन से ही बनता है सीमेंट। तो सीमेंट बनाने के लिए लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, किसके साथ, क्ले या सैंड के साथ में इसको हीट किया जाता है, तो उससे सीमेंट बनता है। लेकिन उसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे इमिट होती है, तो दिस इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो ये एक रोटेटिंग किल्न है, और इसी में जो ग्राउंड लाइमस्टोन और क्ले है उसको डाल दिया जाता है और इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, हॉट एयर इसमें डाली जाती है और इसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है, जो कि ग्लोबली 5 to 7% रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इस CO2 को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इंडिया में काफी चैलेंजेस हैं सीमेंट इंडस्ट्री से कार्बन एमिशन को रोकने के लिए। पहला तो इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया भी किस में आता है, डेवलपिंग कंट्री में आता है, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना अभी है यहाँ पे बाकी। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अभी हो रहा है। तो डेवलपमेंट का मतलब है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं, और उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, उसमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बहुत ज्यादा सीमेंट प्रोडक्शन हो रहा है और उसके साथ ही कार्बन इमिशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें डेवलपमेंट भी करना है, और डेवलपमेंट में जितने भी इसेंशियल चीजें हैं उसी में सीमेंट भी आता है, तो उसको रोकना थोड़ा सा टफ है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स फॉर पायरो प्रोसेसिंग। ये जो प्रोसेस है सीमेंट प्रोडक्शन की, इसे हम क्या कहते हैं, पायरो प्रोसेसिंग, जिसमें कि लाइमस्टोन को क्ले के साथ में हीट किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पायरो प्रोसेसिंग, और इसी से CO2 इमिट होती है। तो अब ये जो पायरो प्रोसेसिंग है जिससे सीमेंट बन रहा है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव अभी है नहीं जिससे कि हम सीमेंट बना सकें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो सीमेंट इंडस्ट्री का डीकार्बोनाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है। पहला तो है ब्लेंडेड सीमेंट। तो ब्लेंडेड सीमेंट का मतलब क्या है कि ब्लेंडेड सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल सीमेंट, जो हम ट्रेडिशनली सीमेंट यूज करते हैं, कुछ और मटेरियल्स को हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हार्मफुल प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा कम हो सके। टू रिड्यूस रिलायंस ऑन लाइम स्टोन। जब हम सीमेंट बनाते हैं उसमें हम लाइम स्टोन का यूज करते हैं। इसमें आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये जो CO3 है यही CO2 के रूप में बाहर निकलती है। तो अगर हम लाइम स्टोन का इस्तेमाल कम करेंगे तो ये CO2 का इमिशन भी खुद ही कम हो जाएगा। तो हम लाइम स्टोन की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसमें स्लैग है, फ्लाई ऐश, जिप्सम एंड प्लस लाइम स्टोन, तो इसका हम मिक्सचर यूज कर सकते हैं जिससे कि लाइम स्टोन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जब हम पहले 100% लाइम स्टोन ही यूज कर रहे थे, अब ये जो अब इसे हम कम करके 30-40% लाइम स्टोन यूज करेंगे, और बाकी हम स्लैग, फ्लाई ऐश, जिप्सम, ये सब सारी चीजें हम यूज करेंगे। तो इससे थोड़ा सा कम हो सकता है कार्बन का इमिशन। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, जो कि आती है CCUS टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन बाहर निकल रही है इंडस्ट्री से, जब सपोज दिस इज सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनता है और उससे CO2 बाहर निकलता है, तो ये जो आउटगोइंग CO2 है इसको हम क्या करेंगे, कार्बन को हम कैप्चर कर लेंगे इसमें डिवाइसेस इंस्टॉल करके, फिर उसका हम यूज कर सकते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल हो सकता है किसी न किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, एंड हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखो इसमें हम करते क्या है, CCUS में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो सपोज ये कोई इंडस्ट्री है जहां से कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो इसमें होता क्या है, अब इसमें सपोज दिस इज द पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पावर प्लांट से भी काफी ज्यादा CO2 इमिट होता है। अब इसका जो फ्लू गैस है, फ्लू गैस क्या होता है, जहां भी किसी भी इंडस्ट्री से जो गैसेस बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लू गैस। उस फ्लू गैस में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये जो फ्लू गैस है इसको हम पास करेंगे एक एब्जॉर्बर से। ये क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। तो जब ये फ्लू गैस इस एब्जॉर्बर से होते हुए बाहर निकलेगी, तो ये एब्जॉर्बर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे रह जाएगी और बाकी गैसेस बाहर निकल जाएंगी। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिवाइसेस इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हर इंडस्ट्री से CO2 इमिट होती है, तो वहां पे ये इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अब जो सीमेंट है उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि जियोपॉलीमर सीमेंट, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जियोपॉलीमर सीमेंट जो है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से बनता है, Al2SiO2, एल्यूमिनो सिलिकेट से। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, Al2SiO5 एल्यूमिनो सिलिकेट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो सोर्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इन नेचर आर नॉट प्रेजेंट एज कार्बोनेट। देखो जो एल्यूमिनियम है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से इमिट होगी, वो कार्बोनेट से इमिट होगी। जैसे कि जो लाइम स्टोन है ये क्या है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो CO3 है यही कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम एल्यूमिनो सिलिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें C तो है ही नहीं, कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए CO2 का इमिशन नहीं होगा इसमें।
तो दैट्स वाई हम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन यानी कि एल्यूमिनो सिलिकेट से हम जियोपॉलीमर सीमेंट बना सकते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है वो नेचर में इट इज नॉट प्रेजेंट एज कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इसलिए जब हम इसको यूज करते हैं सीमेंट में, ये CO2 का इमिशन नहीं करता है। लेकिन अब क्या होता है कि जो एल्यूमिनो सिलिकेट से जो हम जियोपॉलीमर सीमेंट बनाते हैं वो काफी ज्यादा क्या है, इसका कॉस्ट हाई होता है। तो हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीनर फॉर्म ऑफ सीमेंट, तो इसकी वजह से जो जियोपॉलीमर सीमेंट है वो बहुत ज्यादा इसका कॉस्ट हाई है। तो दैट्स वाई इसको जो कंज्यूमर्स हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते एट प्रेजेंट। तो अभी इसमें क्या जरूरत है, इसमें और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। तो सीमेंट सेक्टर एक्चुअली हार्ड टू अबेट सेक्टर है, क्योंकि सीमेंट की जरूरत हर इंडस्ट्री को होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी सीमेंट जरूरी है, ठीक है। इट इज क्रिटिकल कंट्रीब्यूटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है सीमेंट का। और इंडिया जो है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट है, और सीमेंट का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 2030 तक का। इसका मतलब कि CO2 का इमिशन जो जो सीमेंट सेक्टर से जो CO2 इमिट हो रही है वो भी डबल हो जाएगी। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें और ज्यादा रिसर्च हो और ज्यादा एफिशिएंट ऐसे डिवाइसेस बनाने की जरूरत है यहाँ पे। तो नीड टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर रिडक्शन इन सीमेंट रिलेटेड इमिशन। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है एयरबॉर्न फ्रैक्शन ऑफ CO2। एयरबॉर्न फ्रैक्शन क्या होता है? अब कोई भी इंडस्ट्री है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो गई, ठीक है, CO2 पहुंच गया कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। अब सपोज 100 किलोग्राम CO2 इमिट होती है और ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। अब इस CO2 का क्या होता है, इसका जो 35% है अप्रोक्स, वो प्लांट रिमूव कर लेते हैं। प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें से 35 किलोग्राम CO2 तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली। बाकी 30% CO2 कहाँ जाएगा, ओशंस में। ओशन भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 30 किलोग्राम ओशन में चले गया। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 35 + 30 यानी कि 65% तो रिमूव हो गया। बचा कितना, 35% जो है वो बच जाता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में ही। और वो एटमॉस्फेयर में ही एज सच रहता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये करता है। इसे हम क्या कहते हैं, एयरबॉर्न फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज एयरबॉर्न फ्रैक्शन ऑफ CO2? इट इज अमाउंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कार्बन इमिटेड टू द अमाउंट दैट रिमेन इन एटमॉस्फेयर। इट मीन्स कि हमने जितना इमिट किया है उसमें से कितना परसेंट एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। जितना परसेंट एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है, कितना, 35% के अप्रोक्स। तो उसे ही हम कहते हैं एयरबॉर्न फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब देखते हैं कार्बन इंटेंसिटी कितनी है फॉसिल फ्यूल्स की। देखो अलग अलग तरीके के फॉसिल फ्यूल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें मेन है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, मेनली यही किए जाते हैं। अब इन तीनों की अलग अलग कैपेसिटी है CO2 को इमिट करने की। उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बन इंटेंसिटी। कौन कितनी ज्यादा इंटेंसिटी से कार्बन को इमिट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिटी कितनी किसकी है, कोल की है। कोल को अगर हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, 25.8 ग्राम कार्बन पर मेगा जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। मतलब कि अगर हमें 1 मेगा जूल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसमें से 25.8 ग्राम कार्बन जो है वो इमिट होगा अगर हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोलियम से कितना इमिट होगा उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को बनाने में, 20 ग्राम कार्बन। नेचुरल गैस का अगर हम यूज करते हैं तो 15.3 ग्राम कार्बन। तो हम देख सकते हैं कि कोल से बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है, 25.8 ग्राम, जबकि नेचुरल गैस से सिर्फ 15.3 ग्राम कार्बन ही इमिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें कोल का इस्तेमाल कम करने की जरूरत है। उसकी जगह हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे अगर, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कार्बन इमिशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें लेस कार्बन इंटेंसिटी वाले फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस है वो है मेथेन, CH4। तो मेथेन का भी आप कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ पे किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे 1980s में अगर हम देखें तो कितना था, देखो बिफोर 1800, 1800 की जो सेंचुरी है उससे पहले जो था 750 ppb का मतलब क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। तो 750 ppb से कम था उस टाइम पे। उसके बाद 21st सेंचुरी के स्टार्ट में कितना हो गया था, 1750 ppb। और अभी अगर हम देखें 2024 का अगर हम देखें तो ये कहाँ पे पहुंच चुका है, 2000 ppb के आसपास में ये पहुंच चुका है। और अभी ये बढ़ते जा रहा है। तो ये इसका ग्राफ है, इसमें हम देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली इसमें इंक्रीज हो रहा है मेथेन में।
अब मीथेन के जो सोर्सेस हैं वो भी हम देख लेते हैं। मीथेन गैस को जो प्रोड्यूस करते हैं वो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो नेचुरल सोर्सेस हैं। मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया है ये किस में आते हैं, ये आते हैं आर्किया में। आर्किया क्या होते हैं, जो कि एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, एक्सट्रीम जगहों पे ही मिलते हैं। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आपको वेटलैंड्स में मिलते हैं। अब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, दीज आर अनएरोबिक। अनएरोबिक यानी कि जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पे ये मिलेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, जहां पे ऑक्सीजन कम होगा वहां पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मिलते हैं। तो जो वेटलैंड्स है हमारे, वेटलैंड्स जिसमें कि पानी भरा रहता है, तो जहां पे पानी होता है, पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, तो वहां पे अनएरोबिक कंडीशन जनरेट हो जाती है और वहां पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, अनएरोबिक बैक्टीरिया, और ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये वाली जो प्रोसेस है ये प्रोसेस चलती है और इसी में लास्ट में क्या बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेथेन का जनरेशन होता है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। दो तरीके के रेस्पिरेशन होता है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो ह्यूमन है वो भी क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि हम ऑक्सीजन हम लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उस केस में क्या बनता है, जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब बनती है मेथेन। तो मेथेन को मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया है वो बनाता है। ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं वेटलैंड में, तो वेटलैंड से मेथेन इमिट होती है। इसके अलावा जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, दीज मिथेनोजेंस, ये जो कैटल्स हैं उनकी इंटेस्टाइन में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई जो कैटल्स हैं वो भी मेथेन इमिट करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जहां पे भी कैटल्स रखे जाते हैं वहां वो बहुत बड़ा सोर्स है मेथेन के इमिशन का। इसके अलावा इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, इंडस्ट्रीज में जो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग होती है उसमें से मेथेन इमिट होती है। वेस्ट ट्रीटमेंट, जो हमारे लैंडफिल हैं, तो इस तरीके का सिनेरियो आपने देखा होगा। अब लैंडफिल क्या होता है, इसमें भी जो वेस्ट है उसका पाइलिंग हो जाती है, वेस्ट के एक लेयर उसके ऊपर से एक और लेयर डाल देते हैं, लेयर पे लेयर, तो नीचे क्या हो जाता है, अनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अनएरोबिक कंडीशन जनरेट हुई तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पे डेवलप होना शुरू कर देते हैं और वो फिर यहाँ से मेथेन इमिट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो वेस्ट ट्रीटमेंट लैंडफिल्स हैं वहां से भी मेथेन का जनरेशन होता है। अब मेथेन का क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज पे, तो मेथेन बहुत ज्यादा पोटेंट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से 25 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने में। मेथेन का कंट्रीब्यूशन कितना, लगभग 30% रिस्पॉन्सिबल है ये ग्लोबल वार्मिंग में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से अगर हम देखते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मेथेन पहले इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो कम था, लेकिन हमने देखा कि इसका जो अमाउंट है वो बढ़ते जा रहा है और इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कि अगर 25 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है उससे जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, 1 किलोग्राम मेथेन से उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 1 किलोग्राम से। क्योंकि मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा पोटेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में। लेकिन मेथेन का जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में वो सिर्फ 7 से 15 साल ही है। इट मीन्स कि अगर हमने मेथेन आज इमिट करी तो लगभग 15 साल में वो रिमूव हो जाएगी वहां से। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो लाइफ टाइम है वो 100 साल से ज्यादा है, यानी कि अगर हमने आज कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करी तो लगभग 100 साल तक वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, तब तक ग्रीन हाउस इफेक्ट वो करते रहेगी। लेकिन मेथेन का कितना लाइफ टाइम है, 15 साल के लगभग उसका लाइफ टाइम है। तो इट मीन्स कि अगर हम मेथेन के इमिशन को अगर हम कम करते हैं, हमने मेथेन के सोर्सेज देखे कि इंडस्ट्रीज से भी मेथेन इमिट होता है, कैटल्स वगैरह से होता है, लैंडफिल से होता है। तो अगर हम मेथेन के इमिशन को अगर हम रिड्यूस करें तो उसका एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज में शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मेथेन का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, 25 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल है। इट मीन्स कि अगर हम 1 किलोग्राम मेथेन का इमिशन कम करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम करने के बराबर वैल्यू होती है 1 किलोग्राम मेथेन के अमाउंट को कम करने का। सो दैट्स वाई मेथेन का अगर हम इमिशन को रिड्यूस करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इट मीन्स कि अगर 2030 तक अगर हम 45% तक मेथेन इमिशन को कम कर देते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट किया जा सकता है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015। उसका क्या गोल है, करंट सेंचुरी है, 21st सेंचुरी के खत्म होने तक हमें 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर। तो इसे अगर हमें अचीव करना है तो हमें मेथेन इमिशन को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी मेन फोकस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को ही कम करने पे ज्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन मेथेन का जो इमिशन है उसको भी अगर कम किया जाए तो उससे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो मेथेन का इमिशन जो है वो भी काफी बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेन फोकस है क्लाइमेट डिस्कशन, यानी कि जो जितने भी क्लाइमेट समिट होते हैं उसमें मेन फोकस किस पे होता है, CO2 पे। जबकि मेथेन जो है उसके इमिशन भी बढ़ रहे हैं और ये ज्यादा पोटेंट गैस है। तो मेथेन का जो रोल है ग्लोबल वार्मिंग में, उसको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं इमिशन है कितना। मेथेन का जो इमिशन है लगभग 580 मिलियन टन है एनुअली, हर साल 580 मिलियन टन मेथेन इमिट होती है। और जिसमें से कि 40% तो नेचुरल सोर्सेज से ही इमिट होती है, जैसे वेटलैंड्स हैं, वो क्या है, नेचुरल सोर्स है। और 60% कहाँ से इमिट हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसे कि हम एंथ्रोपोजेनिक इमिशन भी कहते हैं। अब जो एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन की जो एक्टिविटी है उसमें सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में भी क्या, राइस कल्टीवेशन, ये क्या है, एक राइस फील्ड, यहाँ पे राइस ग्रो किया जा रहा है। लेकिन जब राइस की खेती होती है उसमें पानी पूरा भर दिया जाता है उस एग्रीकल्चर फील्ड में। और जब भी हम पानी भर देते हैं किसी भी जगह पे, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो हो जाता है, यानी कि अनेरोबिक कंडीशन जनरेट हो जाती है। और जब भी अनेरोबिक कंडीशन जनरेट होगी तो वहां पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वहां पे आ जाएंगे, और ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मेथेन का इमिशन शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, इससे बहुत ज्यादा मेथेन इमिशन होता है। तो लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर है, जो कि 25% इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर यानी कि जब हम कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, बायोफ्यूल, इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मेथेन इमिशन होता है। अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या है, तो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें है ग्लोबल मेथेन प्लेज। ग्लोबल मेथेन प्लेज साइन किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था COP26, जो कि 2021 में जो क्लाइमेट समिट हुई थी, उसमें ग्लोबल मेथेन प्लेज की बात करी गई थी। इसे हम ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट भी कहते हैं। ग्लोबल मेथेन प्लेज का क्या एम है, इसका एम है मेथेन के अमाउंट को रिड्यूस करना 30% तक का बाय 2030, यानी कि 2020 में जितनी भी मेथेन थी उससे 30% हमें कम कर देना है मेथेन के इमिशन को 2030 तक का। ये जो ग्लोबल मेथेन प्लेज है इसको लीड किसने किया है, यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने। और अभी तक इसको 158 कंट्रीज इसको साइन कर चुके हैं, जो रिप्रेजेंट करता है लगभग 50% ऑफ ग्लोबल मेथेन इमिशन। यानी कि ये जितनी भी 158 कंट्रीज हैं उनमें से लगभग 50% जितना भी ग्लोबल मेथेन इमिशन होता है वो इन 158 कंट्रीज से ही होता है, जो कि अभी इसको साइन कर चुके हैं। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। इंडिया ऑप्टेड नॉट टू साइन ग्लोबल मेथेन प्लेज। तो इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया, वाई इंडिया रिजेक्ट द ग्लोबल मेथेन प्लेज। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे यह है कि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है। एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है हमारा। इंडिया में अप्रोक्स 50% लोग फार्मर्स हैं जो कि खेती करते हैं। तो अगर ग्लोबल मेथेन प्लेज को साइन कर दिया जाएगा तो मेथेन का मेन सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर। तो ये जो राइस कल्टीवेशन होता है तो इसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। और दूसरा है एंट्रिक फर्मेंटेशन। एंट्रिक फर्मेंटेशन मतलब कि जो ये कैटल्स हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें मिथेनोजेंस रहते हैं और वहां से भी मेथेन का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में फार्मर्स लाइव स्टॉक रखते हैं, यानी कि कैटल्स रखते हैं। तो अगर हम इसे साइन कर देंगे तो लाइव स्टॉक से यानी कि कैटल से जो मेथेन इमिशन हो रहा है उसको भी हमें रोकना पड़ेगा, तो उसको भी नहीं रोका जा सकता है। पैडी कल्टीवेशन यानी कि राइस का जो कल्टीवेशन है, पैडी का मतलब क्या होता है, राइस। तो राइस का जो कल्टीवेशन है उसको भी रोक पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा इंडिया क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस। देखो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है और एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा होता है इंडिया से, एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। तो अगर राइस कल्टीवेशन को अगर हम कम कर दें मेथेन इमिशन कम करने के लिए, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे पड़ेगा, जिससे कि फार्मर्स की इनकम यहाँ पे कम हो सकती है, डोमेस्टिक सप्लाई भी कम हो सकता है, एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे भी पड़ेगी और जो फार्मर्स हैं उन पे भी पड़ेगा। तो दैट्स वाई इंडिया ने ग्लोबल मेथेन प्लेज को साइन नहीं किया। तो हाउ इज इंडिया रिड्यूसिंग मेथेन इमिशन। देखो इंडिया का पार्टिसिपेशन है क्लाइमेट एग्रीमेंट में। इंडिया इज पार्टी टू UNFCCC। जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका भी इंडिया ने साइन किया हुआ है। और उसी के साथ क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सबको साइन किया हुआ है। और ये जितने भी ट्रीटीज हैं ये सब इनका फोकस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, यही इनका एम है। तो ये ऑलरेडी इंडिया ने साइन किया हुआ है।
इसके अलावा हमारा एक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है, और ये जो नेशनल मिशन है इसमें हम फोकस करते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, टेक्निक्स टू रिड्यूस मेथेन इमिशन इन राइस कल्टीवेशन। देखो, तो जो ये हमारा मिशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि राइस का जो कल्टीवेशन है उससे मेथेन को हम रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, इस पर रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन सब पे अभी काम चल रहा है। सो दैट्स वाई इंडिया ने स्पेसिफिकली जो ग्लोबल मेथेन प्लेज है उसको साइन नहीं किया, बिकॉज हमारे अपने खुद के टारगेट्स यहाँ पे ऑलरेडी सेट है पहले से ही। अब देख लेते हैं कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है। तो रेडिएटिव फोर्सिंग इज डिफरेंस बिटवीन सोलर इरेडियंस एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ एंड एनर्जी रेडिएटेड बैक टू स्पेस। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो सन है, सन से सोलर रेडिएशन अर्थ पे पहुंचती है और फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और अर्थ यहाँ से इमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो बाहर जा रहा है स्पेस में, इसका कितना अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करके वापस भेज रहे हैं, उसी को हम कहते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। हाउ मच ऑफ दैट इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो हर एक ग्रीन हाउस गैस का अपना अलग अलग रेडिएटिव फोर्सिंग होता है। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रेडिएटिव फोर्सिंग कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका रेडिएटिव फोर्सिंग 1 से ज्यादा है, लगभग 1.25 के आसपास में है। ठीक है, उसके बाद मेथेन है, मेथेन का कितना है, 0.5। फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब क्या है, पॉजिटिव में है। हेलोजिनेटेड गैसेस हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब रेडिएशन को, आउटगोइंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वापस भेज रहे हैं अर्थ पे, जिससे कि अर्थ गर्म हो रही है। यह है पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। लेकिन निगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग भी होती है। अब निगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग का क्या मतलब है, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो निगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग करते हैं। ये क्या है, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब है N2O। नाइट्रोजन ऑक्साइड में आते हैं NO, NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस भेजते हैं, ये एब्सॉर्ब नहीं करते, इसलिए इनका रेडिएटिव फोर्सिंग निगेटिव में है। और भी गैसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका रेडिएटिव फोर्सिंग भी निगेटिव में ही है, क्योंकि ये भी क्या करता है, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वापस भेज देता है स्पेस में। इसके अलावा है अमोनिया, इसका भी निगेटिव में है। जो ब्लैक कार्बन है, ये क्या करता है, ये एब्सॉर्ब करता है, आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है और वापस अर्थ पे भेजता है, तो इसका पॉजिटिव में है। जो एल्बिडो है, इरिगेशन एल्बिडो, एल्बिडो जैसे कि जो स्नो है, स्नो का एल्बिडो कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, 90%। इट मीन्स कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको वो बाहर भेज देता है, वापस स्पेस में भेज देता है, तो इसका भी क्या है, रेडिएटिव फोर्सिंग निगेटिव में है। तो रेडिएटिव फोर्सिंग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में ही होता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इट मीन्स कि वो आउटगोइंग जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब करके वापस अर्थ पे भेज रही है। और जिनका निगेटिव है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या कर रहे हैं, ये वापस भेज रहे हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को स्पेस में, ये वापस भेज रहे हैं। अब देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस की। ये डिटरमिन होता है 2 फैक्टर से। सबसे पहले कि रेडिएटिव फोर्सिंग कितना है उस ग्रीन हाउस गैस का, इसका मतलब कि कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को। और दूसरा, उसका लाइफ टाइम कितना है, कितने टाइम तक वो एटमॉस्फेयर में रहने वाली है वो गैस। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, 1 है। इससे अब हम कंपेयर करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ टाइम लगभग 100 साल का है ऑन एन एवरेज, और इन 100 सालों में इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो है 1। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करने का कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब मेथेन है, मेथेन का लाइफ टाइम लगभग 12 से 15 साल तक ये रहता है, और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, 25। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से 25 टाइम्स ज्यादा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इसका लाइफ टाइम है 120 साल तक ये एटमॉस्फेयर में रहती है, और इसका कितना है 290। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका ऑन एन एवरेज 100 ईयर्स का लाइफ टाइम है, 6000 है इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। फिर है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इनका लाइफ टाइम है 1 से 250 साल, एंड यू कैन सी लगभग 10,000 इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। देन है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका लाइफ टाइम है लगभग 15 साल और 1000 इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है।
पर फ्लोरोकार्बन, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। इनका लाइफ टाइम है 1000 से 50,000 साल तक ये रह सकता है एटमॉस्फेयर में, और 5000 है इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। देन आता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, लगभग 3000 इसका लाइफ टाइम है और 24,000 इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग गैसेस का अलग अलग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, CFC11, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज बी, ऑप्शन बी, ये वाला इसका आंसर है। तो हम देख लेते हैं जो जो गैसेस दी गई हैं इसमें। तो सबसे पहले तो CO2 दिया हुआ है, फिर दूसरा पूछा गया है मीथेन, फिर है SF6 पूछा गया है, फिर है CFC11 और फिर है N2O। अब इसमें क्या पूछा गया है? इनका असेंडिंग ऑर्डर बताओ। तो असेंडिंग ऑर्डर ये आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड 1, फिर है मीथेन नंबर 2 पे, फिर नाइट्रस ऑक्साइड नंबर 3, फिर CFC नंबर 4 और फिर SF6 नंबर 5। तो ये इनका आ गया ऑर्डर। इट मीन्स कि A, B, E, D एंड C, दिस इज द ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे नेट पेपर 1 में भी क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में तो आते ही है। तो इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं क्लाइमेट चेंज को लेके वो कौन कौन से हैं? 2008 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 मिशंस हैं। पहला है नेशनल सोलर मिशन, दूसरा है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, तीसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथा है नेशनल वाटर मिशन, पांचवा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सिक्स्थ है ग्रीन इंडिया मिशन, सेवेंथ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर एट्थ है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। देखो अभी कब लॉन्च हुए थे? नेशनल वाटर मिशन 2011 में, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम 2010 में लॉन्च हुआ था, फिर नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज ये 2014 में लॉन्च हुआ था, नेशनल सोलर मिशन 2010 में, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी 2010, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट 2010, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2012, ग्रीन इंडिया मिशन 2014। तो जो पहला है उसे हम देख लेते हैं, नेशनल सोलर मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो नेशनल सोलर मिशन लॉन्च हुआ था 2010 में। उस वक्त जो टारगेट था वो था टारगेट ऑफ 20 गीगावाट की सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करना बाय ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर 2022 तक। अभी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर क्या है? सोलर एनर्जी बनाई जाती है, ये आपने देखा होगा रूफ टॉप, जो कि रूफ्स पे इस तरीके के सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं और ये पैनल सन की एनर्जी को टैप करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम कहते हैं रूफ टॉप सोलर पैनल। दूसरे आते हैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर पैनल। अब यहाँ पे क्या है कि दिन के टाइम पे तो सोलर एनर्जी आती है और ये सोलर पैनल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जिसे हम यूज करते हैं, लेकिन नाइट टाइम पे सन इज नॉट अवेलेबल। तो उस टाइम पे जो हमारा नॉर्मल जो कनेक्टेड होता है, ग्रिड से कनेक्टेड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे हम यूज करते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर। इट मीन्स कि डे टाइम पे हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं, नाइट टाइम पे जो हमारी कॉमन इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम यूज करते हैं। तो ऐसी ग्रिड कनेक्टेड 20 गीगावाट तक का सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट था 2022 तक, जब 2010 में सोलर मिशन लॉन्च हुआ था। अब देखो इसमें चेंजेस आते रहते हैं और जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है। अब ये नेशनल सोलर मिशन जो है इसमें नए टारगेट्स आ चुके हैं। 2015 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2022 तक हम 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। पहले कितना था? 2022 तक 20 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी, लेकिन अब टारगेट कितना है? 100 गीगावाट सोलर पावर को जनरेट करेंगे 2022 तक। ये टारगेट अपडेट किया गया था 2015 में। अब इसे अचीव करने के लिए किस तरीके से डिवाइड किया गया था? तो पहला तो जो रूफ टॉप सोलर है वो 40 गीगावाट तक का प्रोड्यूस किया जाएगा, रूफ टॉप सोलर यानी कि दिस वन। और दूसरा लार्ज एंड मीडियम स्केल जो ग्रिड कनेक्टेड है उसको 60 गीगावाट तक का ग्रिड कनेक्टेड यानी कि ये वाला जो है इसे 60 गीगावाट तक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ ही ये टारगेट था कि 2022 तक हमें कम से कम 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं रूरल एरियाज में। तो ये टारगेट थे, 2015 में इनको अपडेट किया गया था। अब 2023 में इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर।
तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? जापान, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना, और इंडिया बन गया थर्ड नंबर सोलर पावर प्रोड्यूसर 2023 में। और कितनी सोलर पावर जनरेट करी? 113 बिलियन यूनिट्स की सोलर पावर जनरेट करी इंडिया ने। तो इट मीन्स कि जो सोलर मिशन है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। फिर दूसरा आता है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? इसमें पहला है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड का क्या मतलब है? देखो, पहले तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये है एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसका मतलब कि जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, सपोज कोल का यूज हो रहा है, अभी कोल से एनर्जी प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो है लगभग 40%, यानी कि हम 40% ही उसकी एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं। तो लेकिन हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिससे कि कोल में जितनी भी एनर्जी है उसका हम 80 to 90% एनर्जी को कैप्चर कर पाए। उसे हम कहते हैं एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा देना। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैट लॉन्च किया था, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इट मीन्स कि सपोज दो इंडस्ट्रीज हैं और दोनों को टारगेट दिया गया है कि आप अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को 30 टाइम्स इंक्रीज करो। दोनों के पास में टारगेट है। सपोज इसने अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को, सपोज दिस ए ने अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को 50% इंक्रीज कर लिया, और ये जो इंडस्ट्री बी है ये सिर्फ 10% ही इंक्रीज कर पाया, लेकिन इसको, इसका टारगेट कितना है? 30% इंक्रीज करना है। तो ये अपना जो इसने 20% एक्स्ट्रा अचीव किया है वो इस इंडस्ट्री को बेच सकता है। अपनी जो एनर्जी एफिशिएंसी उसने अचीव करी है उसे यहाँ पे बेच सकता है, और ये जो इंडस्ट्री बी है इसको पे करेगा इसके लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इट मीन्स कि पहले आप अच्छा परफॉर्म करिए और उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो, यानी कि जो एनर्जी एफिशिएंसी अचीव करी है अगर वो एक्सेस में है उसे उससे दूसरी इंडस्ट्री को बेचा भी जा सकता है। तो ये क्या है? ये इंसेंटिव्स हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाए। दूसरा जो इसका इनिशिएटिव है वो है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। देखो, एनर्जी एफिशिएंट अगर बनना है तो पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है, मार्केट है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस वो सब कौन करेगा? गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगा इसके अंडर में। एनर्जी एफिशिएंसी फिनेंसिंग प्लेटफॉर्म। अगर कोई भी इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे क्या चाहिए? उसको, उसके लिए फाइनेंसेस की जरूरत है। वो फाइनेंसेस भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा, थ्रू बैंकिंग सिस्टम के थ्रू उसको प्रोवाइड करेगा अंडर दिस मिशन। फिर है फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा पूरा इकोनॉमी है वो एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से चले, वो एनर्जी एफिशिएंसी को इनकॉर्पोरेट करे, इसके लिए फ्रेमवर्क इसमें बनाया जाएगा। तो ये है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। फिर थर्ड वन इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। देखो, अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? हिमालयन इकोसिस्टम पे। यह है इंडिया का मैप। इंडिया में हिमालयन स्टेट्स कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बाकी नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो यहाँ पे बिकॉज दीज आर हिमालयन स्टेट्स और माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा, माउंटेन्स बहुत फ्रेजाइल हैं और उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो अंडर दिस मिशन जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से हम सस्टेन करेंगे उसी पे यहाँ पे काम होता है। तो इसे लॉन्च किया गया था 2010 में। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसकी वल्नरेबिलिटी को एसेस करना है, यानी कि कितने वल्नरेबल हैं वो क्लाइमेट चेंज के लिए, उस पर रिसर्च करी जाएगी। फॉर्मुलेट पॉलिसीज, उसके बाद जो ये इकोसिस्टम है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं हिमालयन रीजन के, जो भी ये स्टेट्स मैंने बताए, वहां पे उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उन सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। फिर आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। अब इसमें क्या है? जितने भी जो बिल्डिंग्स वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, उसे इस तरीके के मटेरियल से बनाया जाए कि एनर्जी डिमांड को ऑप्टिमाइज करा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समर सीजन में क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो एसी का यूज करा जाता है जो कि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करता है। तो उस तरीके का बिल्डिंग मटीरियल यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत है जो कि एनर्जी को कंजर्व कर सके। इट मीन्स कि हीट का इम्पैक्ट ज्यादा ना हो अंदर, जिससे कि हमें जितने भी एसी है या हीटर है इन सबको यूज करने की जरूरत हमें कम से कम पड़े। तो इस तरीके का जो बिल्डिंग मटेरियल है उस पर रिसर्च करी जाती है अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम सिटीज। देखो, जो सिटीज में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जो जितने ज्यादा डेंस होंगे, वहां पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा पड़ता है, उतना ही ज्यादा वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इसलिए स्मॉल और मीडियम सिटीज को डेवलप करना जरूरी है। एंड ऑल्सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन
डिफॉरेस्टेशन को इस्तेमाल करके जो गैस ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके अलावा जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। हमने देखा था कि जहाँ पे जो वेस्ट लैंड्स है, जहाँ पे वेस्ट पाइल अप किया जाता है, वहां से मेथेन गैस इमिट होती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो उसे मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ हैबिटेट्स टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे साइक्लोन्स आते रहते हैं, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी बढ़ भी गए हैं। तो वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उन्हें ट्रेनिंग देना जरूरी है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी साइक्लोन की सिचुएशन है या फ्लड की सिचुएशन है तो उसको वह कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि एक बेटर अडेप्टेशन हो सके क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये सब कुछ किया जाएगा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट के अंडर में। फिर नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन। तो इस मिशन का क्या एम है? टू एनहांस इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करना। तो हमारा एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी है, उसका टारगेट भी यही है कि फॉरेस्ट कवर को लगभग 1/3 यानी कि 33% से ऊपर हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अभी कितना है फॉरेस्ट कवर? अभी टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इंडिया का 24.56%। तो इसको बढ़ा के हमें 33 से 35% तक का इंक्रीज करना है। तो ये किया जाएगा अंडर ग्रीन इंडिया मिशन। फिर नेशनल वाटर मिशन, इसके 5 गोल है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस इन पब्लिक डोमेन, यानी कि जितने भी स्टेट है उन सब में वाटर का क्या सिचुएशन है, सरफेस वाटर का क्या सिचुएशन है, ग्राउंड वाटर का क्या सिचुएशन है, इन सब पे कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बना के उसे पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि उनके स्टेट में वाटर का स्टेटस क्या है। फिर दूसरा है प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो अगर हमें वाटर कंजर्वेशन करना है तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इसे नहीं कर सकती, सिटीजन्स को अवेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अटेंशन टू वल्नरेबल एरियाज, देखो कुछ स्टेट है जो कि काफी ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट पंजाब हरियाणा, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की कमी है बिकॉज जो वाटर है ग्राउंड वाटर है वो सब एग्रीकल्चर के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है या फिर इंडस्ट्रीज के लिए डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये वल्नरेबल एरियाज हैं, इन पे भी स्पेशल फोकस किया जाएगा। वाटर यूज की एफिशिएंसी को 20% इंक्रीज किया जाएगा। देन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उन सबको इस बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके ताकि सस्टेनेबल यूज हो इंडस्ट्रीज में, इरिगेशन में। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो अभी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्लांट स्पीशीज है जो हमारे क्रॉप्स है, चाहे वो वीट हो राइस हो, उन सबको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। लेकिन अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनका जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है और फ्यूचर में वो और कम होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अंडर दिस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसमें प्रमोट किया जाएगा लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे लोकेशन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जो इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह अलग अलग पाई जाती है। जैसे साउथ है, साउथ में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वहां पे जो एग्रीकल्चर होता है उसको अलग तरीके से उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग तरीके से, नॉर्थ इंडिया के लिए अलग, वेस्ट इंडिया के लिए अलग। तो इस तरीके से जो लोकेशन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। इसके साथ ही सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन भी किया जाएगा। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो सॉइल है वो ड्राई हो रही है, मॉइस्चर की कमी हो रही है, उस मॉइस्चर को भी बचाना है। उसके लिए जैसे मल्चिंग किया जा सकता है, ये आप दे सकते हो, उसमें जो सूखे हुए लीव्स हैं या स्ट्रॉ है उसे इस तरीके से यूज किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। इससे जो नीचे सॉइल में पानी है वो इवेपोरेट नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि सॉइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ रेन फेड फार्मिंग। देखो इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है दो तरीके से होता है। एक तो रेन फेड यानी कि वो डिपेंड है किस पे? रेन पे। जब बारिश होगी तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स यानी कि खेतों को पानी मिलेगा। और कुछ होते हैं जो कि इरिगेशन, जहाँ पे इरिगेशन की व्यवस्था होती है, यानी कि जो कैनाल्स के थ्रू पानी लेके जाते हैं। तो जो रेन फेड फार्मिंग है, जहाँ जो डिपेंड है रेनफॉल पे, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, तो उस पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस बाय कंजर्विंग एंड डेवलपिंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो जितना भी पूरा का पूरा ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर ये जो वाटरशेड एरिया है, पूरी जितनी भी मेन रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उन सब में वाटर को मैनेज किया जाएगा ताकि उसका हम सस्टेनेबल इस्तेमाल कर सके। कहाँ पे? एग्रीकल्चर में।
फिर है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसमें क्या होता है, नॉलेज को इम्प्रूव करना, क्लाइमेट चेंज को अच्छे से समझना। इट मीन्स कि रिसर्च पे फोकस किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू क्लाइमेट साइंस, क्योंकि जितनी ज्यादा रिसर्च होगी उतना हमें पता चलेगा, उतनी हमारे पास हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं। रिसर्च ऑन रिस्क मिनिमाइज्ड टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, एनकरेजिंग रिसर्च इन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जैसे क्लाइमेट चेंज का सोशो इकोनॉमिक सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, नेचुरल इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल जोन, इन सब जगहों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पे रिसर्च करी जाएगी अंडर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। देखो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे कि NMSHE ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है। तो NMSHE क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। तो अभी हमने देखा था दिस वन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि NMSHE स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मिशन कम अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो अभी मैंने बताए थे 8 मिशन इंक्लूडेड हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से हैं, इसमें इन्होंने 5 दिए हैं। नेशनल सोलर मिशन, वाटर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल, ये है हिमालयन इकोसिस्टम। तो इसका ऑप्शन है 4। देखो इसमें से कौन नहीं है वो हम देख लेते हैं। दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये नहीं है। तो ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में। तो बाकी के जो मिशन हैं, सोलर मिशन, वाटर मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, ये सब इंक्लूडेड है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी नेट एनवायरमेंटल साइंस की, जिसमें कि कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। इसके साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हर एक यूनिट के, वो यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज विल बी कंडक्टेड। So you can join the course by visiting registration link.